अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास 9th क्लास के थर्ड चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे और उसकी डिपेंडेंस भी साथ में बताएंगे और साथ में उसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं सबको बेटा एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर। तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है बेटा? द मोमेंटम ऑफ isolated system two or more than two interacting body remains constant। तो बेटा जो स्टेटमेंट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, उसमें ये कहना चाहता है कि जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम है या दो से ज्यादा साम के टकराने से उसका मोमेंटम क्या होता है बेटा? हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो उसके बाद इसकी जो डिपेंडेंस है हमारे पास, तो डिपेंडेंस बेटा क्या है इसकी? बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिपेंड अपॉन mass and velocity, यानी v और mass m पर ही इसका इंहसार। तो देखिए बेटा स्टेटमेंट में उसने कहा है कि द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम टू आर मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडी रिमेंस कांस्टेंट। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम लेते हैं दो या दो से ज्यादा साम पे, तो बेटा वो क्या होता है? रिमेंस कांस्टेंट। तो मोमेंटम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन करता है उसी जिस्म के मास और वेलोसिटी पर। तो बात हो रही है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है बेटा जिसमें ना फोर्स तो इंटर होती है ना ही बेटा उससे बेटा बाहर की तरफ आती है, जिसका मतलब ये होता है कि ना इस पर कोई फोर्स असरअंदाज करती है ना, यानी जिसके अंदर अंदरूनी फोर्स है या हीट है ना वो बाहर आती है। इसलिए हमारे पास सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। तो हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो देखें यहाँ पर हमने टू स्फीयर्स बना दिए हैं। एक को मैंने M1 का नाम दे दिया और दूसरे को मैंने किसका नाम दे दिया बेटा? M2 का। ये हमारे पास क्या है बेटा? दो स्फीयर। तो ये बिफोर कुलायन, जब ये बेटा दोनों आपस में कुलायन कर जाएंगे, ये इस साइड पर और ये इसे इस साइड पर, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये आ गया M1, ये भी इस सेंट में, और ये आ गया हमारे पास M2, ये भी। तो अब बेटा हमने कितने स्फीयर इस्तेमाल किए हैं? टू स्फीयर M1 एंड M2। अब बेटा इन्होंने कुलायन नहीं किया, यानी इनका आपस में टकराव नहीं हुआ। अभी ये एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं बेटा? मूव कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो हमारे पास बिफोर कुलायन वेलोसिटी u1 एंड u2। तो हमारे पास टकराने से पहले जो इनकी वेलोसिटी है, एक की हमारे पास u1 है और दूसरे की क्या है बेटा? u2, यानी इसकी हमारे पास आ गई u1 और इसकी आ गई u2। ठीक है बेटा, both are interacting, then mass same but velocity is v1 and v2, velocity are v1 and v2। अब बेटा टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या हो जाएगी बेटा? तब्दील हो जाएगी, यानी एक की v1 हो जाएगी और दूसरे की v2। पहले u1 और u2 थी क्योंकि बेटा
ये बिफोर कोलिजन से पहले थी, क्योंकि हम यहाँ पर स्लैश भी लगा सकते थे, इसलिए हमने वेलोसिटी को अलग-अलग कर दिया, क्योंकि टकराने से पहले की और वेलोसिटी और टकराने के बाद की और वेलोसिटी अगर इनके ऊपर बिठाए अपन या स्लैश लगा देते तो वो भी ठीक था, लेकिन हमने u1 और u2 इसलिए रखा है ताकि आसानी से हमें भूल भी ना जाए। तो इसके साथ हम आगे की तरफ लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, तो यहां पर हम बात करते हैं बेटा द मोमेंटम ऑफ m1। अब हम m1 की मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास m1 का मोमेंटम m1 u1। अब मोमेंटम ऑफ m2 यानी m2 u1, क्योंकि बेटा टकराने से पहले ये मोमेंटम, अब टकराने के बाद की बात करते हैं। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बेटा टकराने के बाद हमारे पास द मोमेंटम ऑफ, अब हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम ऑफ m1 का हमारे पास हो गया बेटा m1 v1, क्योंकि सेम है, इसका भी हमारे पास u1 था तो इसको हम नाम दे देंगे v1 और v2 का। ठीक है बेटा, द मोमेंटम ऑफ m2, तो यहां पर आ गया m2 v2। ठीक है बेटा, अब हमने क्या कर दिया बेटा, मोमेंटम निकाल लिया, तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले हमारे पास कितने मोमेंटम हमने मालूम किए, दो, यानी m1 u1 जमा m2 u2। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर भी दो है, m1 v1 जमा m2 v2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। तो इसके साथ हम अपने क्वेश्चन को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो बेटा कोलिजन से पहले बराबर हो जाएगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब बेटा देखिए हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम था वो ये था, यानी टकराने से पहले बिफोर कोलिजन, यानी जो टकराने से पहले वाला मोमेंटम था वो इनिशियल मोमेंटम। अब टकराने के बाद जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम, यानी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो हमारे पास हो गया इनिशियल मोमेंटम, यानी m1 u1 जमा m2 u2 तो इक्वल टू m1 v1 जमा m2 v2। तो जब आप ये करेंगे तो इससे हमारे पास यानी ये इक्वेशन जो फाइंड होगी ये हमारे पास, ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन शो कर रही है द होल इक्वेशन शो दैट द मोमेंटम ऑफ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। तो बेटा देखें जो हमने इक्वेशन फाइंड किया, तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास एक जिस्म जिसका इनिशियल मोमेंटम है, या दूसरा जिस्म जिसका भी इनिशियल मोमेंटम है, ये पहला जिस्म जिसका फाइनल मोमेंटम है, ये भी दूसरा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड्स पे हमारे पास दो दो बॉडीज हैं और साथ में उनका मोमेंटम भी है। तो
यानी ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यानी मोमेंटम की जो मेन इक्वेशन है वो हमने प्रूव कर दी, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास मोमेंटम ऑफ अ बॉडी टू आर मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने कहा था दो या दो से ज्यादा सम के टकराने के बाद आइसोलेटेड सिस्टम में जो मौजूद हमारे पास मोमेंटम होता है वो क्या होता है बेटा, रिमेन सेम रहता है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो उसे यानी हमारे पास ये क्या आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फाइनल इक्वेशन जो हमने फाइंड कर दी, जिसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो बेटा इसके साथ हम चलते हैं अपनी, यानी हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, तो इसे भी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से यानी हम उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे द आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप, जो हमारे पास ग्रुप है टू आर मोर बॉडी interacting on which no external force act। बेटा हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है यानी वो दो या दो से ज्यादा असम पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा असम का क्या होता है बेटा, टकराव होता है, और उस पर हमारे पास जो लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स होती है वो नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर हम कोई सिस्टम ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो जिस्म अंदर है यानी बॉडीज है, वो जो फोर्स लगा रहा है वो बेटा बाहर की तरफ नहीं जाएगी, और जो बाहर से लगने वाली फोर्स है वो इंटर अंदर मतलब अंदर की जानिब नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है हमारे पास ऐसा सिस्टम जो फोर्स के जरिए असर जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे हम बेटा थर्मोस फ्लास्क यानी जिसे चाय वाला थर्मोस वगैरह कहते हैं, वो भी हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह पे वर्क कर रहा होता है। या हमारे पास वाटर कूलर है जिसे हम कहते हैं यानी पानी ठंडा करने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यानी ये हमारे पास क्या है बेटा, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हमारे पास ना तो फोर्स इंटर होती है ना ही फोर्स एक्सपेल होती है। यानी इसके साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यानी हमारे पास तीन एग्जांपलें हैं। एक हमारे पास है रिलीज्ड एयर फिल्ड बलून, यानी हमारे पास हवा से भरा हुआ गुब्बारा, वर्किंग ऑफ रॉकेट एंड जेट इंजन की तरफ। तो हम पहले करते हैं रिलीज्ड ऑफ एयर फिल्ड बलून। तो हम कहते हैं a balloon filled with air। अब हवा से भरा हुआ गुब्बारा, तो अब देखिए जब हम शेप बनाते हैं तो वो हमारे पास इस तरह का है। तो जब हम इसके बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो हम बात करेंगे पहले इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? तो बेटा इनिशियल मोमेंटम यह है कि हमारे पास जो एयर फिल्ड बलून है उसमें हवा हमारे पास कहां पे है बेटा, वॉल्स पर है। ठीक है, यानी जो इसमें हवा भरी हुई है वो क्या कर रही है बेटा, यानी हमारे पास बलून्स की जो वॉल्स हैं यानी दीवारें हैं उन पर हमारे पास है। तो हमारे पास यानी हमने रिलीज तो किया नहीं है कि हमारे पास यानी से ना एयर एस्केप हो रही है, तो हम कहेंगे द इनिशियल मोमेंटम ऑफ balloon इज जीरो। तो बेटा देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बालून हमारे पास जीरो कैसे हो गया? तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ बालून इसलिए जीरो हो गया क्योंकि हमारे पास इस बालून की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, ना ही इस पर कोई मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, ना ये वर्क कर रहा है, तो ना इस पर ही इनिशियल मोमेंटम होगा। तो जब हम बात करेंगे इसके फाइनल मोमेंटम की, तो बेटा फाइनल मोमेंटम की जब बात करेंगे तो सेट फ्री द बालून, जैसे हम बेटा बालून को क्या कर देंगे बेटा, आजाद कर देंगे, द एयर escape with the same velocity and air filled balloon rush
एंड मूव अपोजिट साइड। तो बेटा देखें, जब हम, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं, हम ये पीछे भी पढ़ चुके हैं न्यूटन के थर्ड लॉ में, तो हमारे पास हर एक्शन का क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है। जो हमारे पास होता तो इक्वल है, लेकिन सेंथ में क्या होता है, मुखालिफ। तो हमारे फाइनल मोमेंटम की जब हम बात करेंगे बेटा, तो हमारे पास जैसे हम बलून को बेटा क्या करेंगे, सेट फ्री कर देंगे, तो उसमें से एयर निकलना शुरू हो जाएगी। अब वो क्या करेगी बेटा, इस सिमत में भी निकलना शुरू हो जाएगी। तो अब ये ऊपर की जानिब हरकत करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी के साथ रश करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास न्यूटन का जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसी के तहत वर्क करना शुरू कर देगा। तो बेटा हमारे पास अगली एग्जांपल है वर्किंग ऑफ अ रॉकेट एंड जेट इंजन। तो जब हम रॉकेट के जेट इंजन की बात करते हैं, तो पहले हम बेटा इसकी तरफ फिग बना लेते हैं। तो बेटा तकरीबन इसमें 80% हमारे पास क्या होता है, फ्यूल। तो हम 20% स्केप करते हैं, यानी उस पर रोबोट्स है या हमारे पास कोई भी चीज है जो हम जहां पर भेज रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं बेटा, इसमें बिठा देते हैं। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, तो बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, इसकी जो टेल है यानी दुम है रॉकेट की, इससे इंजेक्ट होगी क्या बेटा, हॉट गैसेस। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट इंजेक्ट हॉट गैसेस फ्रॉम टेल। अब बेटा इसका इनिशियल मोमेंटम ये था कि इसने क्या किया बेटा, इंजेक्ट किया हॉट गैसेस। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम, तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम ये होगा, द अर्थ पुश द रॉकेट विद सेम स्पीड। अब जिस स्पीड से इसने बेटा क्या किया है, गैसेस को इंजेक्ट किया है, तो अर्थ ने उसे उसी ही पुश के साथ, यानी जिस हिसाब से इसने गैसेस खारिज किया है, तो उसी हिसाब से क्या किया बेटा, पुश ऊपर की तरफ, तो वो स्पेस में चला जाता है, या हमारे पास जहां पे हम उसे भेजना चाहते हैं वो वहां पर चला जाता है। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत ही वर्क करता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ भी इस पर वैलिड होता है, बलून पर भी होता है। तो हमारे पास के साथ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थर्ड एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या है, कंसीडर a system, गन एंड बुलेट। तो हमारे पास बेटा सिस्टम क्या है, गन और बुलेट है। तो अब हमने क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम और साथ में हमने क्या मालूम करना है, इसका फाइनल मोमेंटम। तो जब हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की, द सिस्टम गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग एट रेस्ट। क्योंकि बेटा देखिए, जब हम गन से बुलेट को बेटा निकालेंगे ही नहीं, यानी हम फायर ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, उसका इनिशियल मोमेंटम। तो दोनों चीजें हमारे पास रेस्ट में है। द इनिशियल मोमेंटम सिस्टम इज जीरो। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, जीरो। अब हम चलते हैं फाइनल मोमेंटम की तरफ। तो बात किसकी तरफ करते हैं, फाइनल मोमेंटम। तो जब हम बात करते हैं बेटा फाइनल मोमेंटम की, तो हम यहाँ पर पहले तो इनके जो हमारे पास एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेटा बुलेट है, तो मास ऑफ बुलेट स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो जो हमारे पास स्मॉल v, तो मास ऑफ गन, तो बेटा लार्ज m, तो वेलोसिटी ऑफ गन हमारे पास हो जाएगी बेटा लार्ज v।
तो बेटा जब हम मोमेंटम की बात करते हैं, जब हम फायर करते हैं, द सिस्टम कैन फायरिंग द बुलेट, जब बेटा गन फायर कर देती है बुलेट्स को, तो उसके बाद द बुलेट शूट आउट यानी निकलती है, देन गन रिकॉइल द शोल्डर। तो बेटा देखें, जैसे ही हम गन से बेटा फायर करते हैं बुलेट को, तो बुलेट को फायर करने के बाद देखिए हमारे पास बुलेट का मैस भी है पड़ा और वेलोसिटी भी है पड़ी, क्योंकि जैसे ही वो गन से फायर होती है तो वो आगे की तरफ हरकत करती है। तो यहाँ पर हमारे पास मैस ऑफ गन तो है, पर ऑलरेडी हमारे पास गन है तो वो उसका मैस है पड़ा। तो वेलोसिटी की जगह पर जब हम बात करते हैं, तो जैसे बुलेट रिलीज होती है, शूट आउट होती है, तो गन हमारे पास क्या होती है, रिक्वायर्ड द शोल्डर, यानी हमारे कंधे से दोबारा पीछे की तरफ टकराती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, गन की वेलोसिटी। तो अब हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो जब हम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे, यानी एम स्मॉल एम और स्मॉल वी, ये हमारे पास मैस और वेलोसिटी यानी मोमेंटम हो गया बुलेट का। लार्ज एम और लार्ज वी, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, मैस हमारे पास और वेलोसिटी यानी मोमेंटम हो गया किसका बेटा, गन का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेटा रिलेटेड, यानी ये हमारे पास एग्जांपल थी, तो इसके साथ हम यहां पर कहेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास हो गया 0, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास एम वी प्लस एम और लॉग। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास माइनस एम वी, यहाँ पर बड़ा एम और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो एम को नीचे ला के रखते हैं, एम और वी बट्टे में आ गया आपके पास लार्ज एम, तो यहाँ पर भी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड बेटा, एक तो आप गन की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपने मैस फाइंड करना है तो वेलोसिटी को नीचे रख दें और मैस को ऊपर ले जाए, ताकि आपसे बेटा वेलोसिटी मालूम करनी है तो ये इक्वेशन बनी हुई है। अगर आपने मैस मालूम करना है तो इससे हम कर सकते हैं। ये भी जो हमारे पास एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है। तो इसके अलावा अगर हमारे किसी वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या किसी चीज का बेटा आपको मसला वगैरह आ रहा हो, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपकी हेल्प भी कर सकें, ताकि आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो। शुक्रिया।